हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में बांकेलाल सीरीज का अगला कॉमिक विशेषांक पाताल भैरवी। संजय गुप्ता पेश करते हैं पाताल भैरवी। हवा के घोड़े पर सवार बांकेलाल पवन वेग से दौड़ा जा रहा था। कमाल है, एकाएक घोड़े की गति बढ़ गई है और इसकी टापों के सर भी नहीं आ रहे। अरे ये तो उड़ने लगा, उड़ता हुआ बादलों के पार आ गया। और ये सामने क्या है? अब घोड़े की पीठ से नीचे उतर जा बांकेलाल, क्योंकि घोड़े की आत्मा पशु दरबार में जाएगी, जीवात्मा दरबार, और तू जाएगा सीधे नरक में। घोड़े की आत्मा नरक, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम कौन हो? हम नरक के दूत हैं। आओ आत्माराम। मेरा नाम बांकेलाल है। नाम पृथ्वी पर काया की पहचान के सूचक हैं। यहाँ सभी आत्मा राम होते हैं। घोड़े सहित एक खाई में गिरकर तुम्हारी मृत्यु हो चुकी है और तुम्हें नरक की प्राप्ति हुई है। अरे इस आत्माराम को समोसे खिलाओ। हाँ, बड़ी भूख लगी है। समोसे खिलाने का ये कौन सा तरीका है? सड़ाक! नरक में समोसा कोड़ों को कहते हैं। फिर हम तुमको नरक के स्वादिष्ट गोलगप्पे, भल्ले पापड़ी, चीले इत्यादि भी खिलाएंगे। नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना। हे युवक, शायद तुम स्वप्न देखकर भयभीत हो गए हो। ओ, तो क्या मैं स्वप्न देख रहा था? शुक्र है, स्वप्न में मैं मरकर नरक पहुंच गया था। ओह, तुम पर तो पंचक की काल दृष्टि है। हाँ, इसलिए मैं 5 अनमोल रत्न लेने निकला हुआ हूँ, जो पंचक के दुष्फल को निष्क्रिय कर देंगे। 2 रत्न तो मैंने प्राप्त भी कर लिए हैं, किंतु आप कौन हैं? बांकेलाल, मैं ऋषि निगलाचार हूँ। एक शाप के कारण सप्ताह में एक बार कोई भी जीव जंतु मुझे अपना निवाला बनाने की चेष्टा करता है। आज तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की है, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें तीसरा रत्न किस प्रकार से मिल सकता है। मैंने आपके प्राणों की रक्षा कब की? जब तुम स्वप्न से भयभीत होकर जोर से चिल्लाए तो एक भेड़िया, जो मुझे अपना निवाला बनाने मेरे निकट पहुंच चुका था, तुम्हारी चीख सुनकर भाग गया। अन्यथा अब तक वो मुझे मार चुका होता। ओह बांकेलाल, मैं तुम्हें पतालू गुफा का मार्ग बताता हूँ। इस गुफा की ये विशेषता है कि इसमें प्रवेश करने वाले व्यक्ति को उसके जीवन काल में केवल एक बार ये गुफा उसकी इच्छित वस्तु का पता बताती है। अरे वाह, फिर तो ये गुफा मुझे तीसरे रत्न का पता बता सकती है। ऋषि से पतालू गुफा का पता पूछकर बांकेलाल गुफा की ओर चल पड़ा। चलो, इस बार मेरे सपने से मेरा ही भला हुआ। ईश्वर तुम्हें कामयाबी दे। ठीक उसी समय पाताल भैरव। पतालू गुफा एक इच्छित वस्तु का पता बताती है और मुझे पता चल गया है कि वो गुफा कहाँ है। अब मुझे मिल जाएगा चिर युवा रत्न। उधर बांकेलाल पतालू गुफा में पहुंच चुका था। हे पतालू गुफा, मेरा नाम बांकेलाल है। मुझे चिर युवा रत्न का पता बता। अवश्य बांकेलाल, किंतु पता बताने से पूर्व तुम्हें कौवे का अंडा लाकर मेरे मुंह में डालना होगा। कौवे का अंडा? हाँ, बाहर किसी वृक्ष पर मिल जाएगा। मैं कौवे का अंडा लेकर आता हूँ। बड़ी अजीब शर्त है, मगर पूरी तो करनी पड़ेगी। अन्यथा गुफा का मुंह चिर युवा रत्न का पता नहीं बताएगा। उस वृक्ष पर कौवे मंडरा रहे हैं, वहां मुझे कौवे का अंडा अवश्य मिलना चाहिए। काव काव, सावधान, कोई मानव इसी ओर आ रहा है। काव काव, ये वृक्ष पर चढ़ रहा है, वो घोंसले की तरफ आ रहा है। वो रहा कौवे का घोंसला, उसमें अवश्य अंडा भी होगा। काव काव, उसने हमारा अंडा उठा लिया। काव काव, मारो मारो। वाह, मिल गया कौवे का अंडा। आक्रमण! ये तो मेरी खोपड़ी फोड़ देंगे। बाके ने आओ देखा ना था, वृक्ष से नीचे कूद गया। कूदो! बाप रे, जान बची। मैं कौवे का अंडा ले आया हूँ, इसे मेरे खुले मुंह में डाल दो। ठीक है, बुरा ना मानना बाकेलाल। कई बार निर्बल याददाश्त के लोग पता भूल जाते हैं और वापस आकर मुझे दोबारा पता बताने को कहते हैं। ना बताने पर अपशब्द कहते हैं। ये कौवे ठोंग मारकर खोपड़ी की याददाश्त वाली कोशिकाओं को और अधिक सक्रिय कर देते हैं, जिससे मानव कभी मेरा बताया पता नहीं भूलता है, क्योंकि मैं एक बार ही पता बताता हूँ। भूल गए तो फिर गए काम से। लो सुनो, चिर युवा रत्न दुर्गत नगर के राजा दुर्गत सिंह के राजमहल में मिलेगा और तुम्हारा निगाहों के सामने आते ही तुम उसे पहचान भी लोगे। इतना बताकर गुफा का मुंह बंद हो गया। बांकेलाल गुफा से बाहर आ गया। चलो, इतना तो पता चला कि चिर युवा रत्न राजमहल में है। वहाँ कहाँ पर है इसका पता मैं लगा ही लूँगा। बांकेलाल के वहाँ से जाते ही वहाँ पहुँचा पाताल भैरव। यही है पतालू गुफा। हे पतालू गुफा,
मुझे चिर युवा रत्न का पता बता। किसी एक वस्तु का पता मैं एक बार ही बताता हूँ, और अभी कुछ देर पहले ही बाकेलाल को मैं उस रत्न का पता बता चुका हूँ। तुम किसी और वस्तु का पता पूछ सकते हो। तो फिर मुझे बाकेलाल का पता बताओ। तो फिर पहले जाकर कौए का अंडा लेकर आओ। कुछ देर बाद उधर बाकेलाल घोड़ा दौड़ाता हुआ दुर्गत नगर में प्रवेश कर गया। मैं दुर्गत नगर में तो आ पहुंचा हूं, बस अब किसी तरह से महल पहुंचकर चिर युवा रत्न का पता लगाना और उसे प्राप्त करना है। परंतु राजमहल में खाली हाथ जाना उचित नहीं होगा। महाराज के लिए कोई ना कोई सुंदर सा तोहफा अवश्य ले जाना चाहिए। उसी समय दुर्गत नगर के राजमहल के यातना गृह में, महाराज, खंबा गर्म हो गया। तो फिर कार्रवाई आरंभ करो। क्षमा महाराज, ये सब अनजाने में हुआ। मैं तो व्यापारी हूँ, यदि मुझे पता होता तो मैं कभी वो चीज़ आपको बेचने के लिए लेकर नहीं आता। भूल की है तो दंड तो भुगतना ही होगा। ये खंबा तो बहुत गर्म है। तो फिर इस सज़ा के बदले 50 कोड़े खा लो। ठीक है, मैं कोड़े खाने के लिए तैयार हूँ। व्यापारी को खंबे से मुक्त करके कोड़े खिलाओ। कोड़े तो मेरी काल खींच लेंगे। सड़ाक सड़ाक। तो फिर गरम खंबे पर बंधना होगा। मुझे खंबे से ही बांध दो। व्यापारी को पुनः खंबे से बांध दिया गया। ये तो पहले से भी अधिक गर्म हो गया है। सज़ा पूर्ण होने तक इसे निरंतर तपाया जाता है। मैं बुरी तरह से जल रहा हूँ। मुझे कोड़े ही मार लो। तुम्हारी इच्छा सैनिकों, इसे खंबे से खोलकर कोड़े लगाओ। सड़ाक सड़ाक। खंबा खंबा खंबा। कोड़े कोड़े कोड़े। तब तुम्हारी सज़ा पूरी हुई। अब तुम अपने सामान सहित ये नगर छोड़कर जा सकते हो। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। व्यापारी वहां से चला गया। मूर्ख व्यापारी, गरम खंबे पर भी बंधा रहा और 50 कोड़े भी खाए। बाकेलाल को अभी तक भी कोई ऐसी वस्तु दिखाई नहीं दी थी जिसे वो महाराज के लिए तोहफे में लेकर जाता। लगता है अभी और भ्रमण करना होगा। चिड़िया ले लो, चिड़िया। ची 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 ची। क्यों ना ये सुंदर चिड़ियाएं तोहफे में ले जाऊं। नहीं नहीं, पिंजरे में कैद प्राणी राजा को भेंट में देना उचित नहीं। घोड़े ले लो, घोड़े। घोड़ा कैसा रहेगा? घोड़े तो राजा के पास पहले ही बहुत होंगे। तलवार ले लो, तलवार। वाह, ये तलवार ले चलता हूँ। क्या राजा के पास तलवार ना होगी? अरे ये व्यापारी बैलगाड़ी में लदी हौदी में क्या लेकर जा रहा है? अरे वाह, सुंदर कछुए। राजा के उद्यान में ताल अवश्य होंगे, और ये सुंदर कछुए ताल में 4 चांद लगा देंगे। मेरा यह तोहफा राजा दुर्गत सिंह को अवश्य पसंद आएगा। मैं इस व्यापारी से सारे कछुए खरीद लेता हूँ। सुनो भैया, क्या इन कछुओं को मुझे बेचोगे? मैं तो बेचने ही आया था। तो फिर दाम बताओ। बैलगाड़ी सहित 50 अशर्फियाँ। तो ये लो 50 अशर्फियाँ। कछुए तुम्हारे हुए, मगर तुम इन कछुओं का क्या करोगे? इन्हें यहाँ के महाराज के लिए तोहफे में लेकर जाऊँगा। तोहफे में? कच कच, अबे मत खरीद, पिटेगा। बाकेलाल ने अपना घोड़ा बैलगाड़ी के पीछे बांध दिया। फिर लाओ, बैलों की लगाम मुझे दे दो। हाँ, जल्दी से लगाम थाम लो। बेटा करमचंद, निकल ले। अरे ये तो ऐसे भाग रहा है जैसे पीछे भूत लगे हो, या किसी की चोरी की हो, या फिर माल अच्छे दामों में बिकने के कारण। बैलगाड़ी बाकेलाल हाँकता हुआ राजमहल की ओर चल पड़ा, और राजा इन कछुओं को देखकर बहुत प्रसन्न होगा। चलो रे बैलो, महल की ओर। अबे मत जा, ये भी पिटेगा। महल आ गया। मुझे तो अपनी जान भी खतरे में लग रही है। इसके कान पर काट लूँ क्या, ताकि ये महल ना जा पाए? दरबान, मेरा नाम बाकेलाल है। द्वार खोलो, मुझे महाराज से मिलना है। यह बैलगाड़ी तो जानी पहचानी सी लग रही है। अरे इसमें तो वही कछुए हैं। हाँ, इन्हें मैं महाराज के लिए तोहफे में लाया हूँ। तोहफे में? सैनिकों, ये बाकेलाल जी हैं, महाराज के लिए तोहफा लाए हैं। इन्हें बेइज्जत महाराज के पास ले जाओ। ओह, आओ हमारे पीछे। चलो, महल में तो प्रवेश मिल गया। ये दरबान बेइज्जत क्यों बोला? बाइज्जत होता है। फिर महाराज, खंबा गर्म हो गया, तो कार्रवाई आरंभ करो। ये क्या कर रहे हैं आप महाराज? मुझे इस गर्म खंबे से क्यों बांध दिया? ताकि तुम्हें हमेशा ये स्मरण रहे कि दुर्गत नगर में कछुओं का नाम लेने से भी तुम्हारी दुर्गति होगी। मैं चल रहा हूँ, मुझे खंबे से स्वतंत्र कर दो। तुम्हें खंबे से स्वतंत्र किया जा सकता है, किंतु बदले में तुम्हें 50 कोड़े खाने होंगे। ठीक है, मैं कोड़े खाने को तैयार हूँ। और फिर दोबारा दुर्गत नगर के महल की ओर मुंह करके भी ना आना, सोना, अन्यथा तब और भी बुरा हश्र होगा। और हाँ, तुम्हारे कछुए कुएं में फेंके जाएंगे। मुंह तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चिर युवा रत्न राजा दुर्गति सिंह के पास है, और अब ना सिर्फ वो मुझे चाहिए, बल्कि राजा दुर्गति सिंह ने मेरी जो दुर्गति की है उसका हिसाब भी तो उसे बराबर करना है। बाकेलाल नगर में एक वैद्य के पास पहुंचा। ये जख्म तो कोड़ों के हैं, अवश्य राजमहल से आए हो।
हाँ, मगर तुमने कैसे जाना? दुर्गत नगर में कछुए लाना मना है। कछुए लाने वालों के लिए दुर्गत नगर में कोड़ों की व्यवस्था है। परंतु ऐसा क्यों है? ये एक लंबी कहानी है जो मैं तुम्हें छोटी करके सुना दूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें रोजाना 5 अशरफे खर्च करनी होंगी। इसका मतलब कहानी कई दिन में पूर्ण होगी। हाँ, ऐसे ही समझो। बेटा बाकेलाल, तेरा सारा शरीर कोड़ों की मार से दर्द कर रहा है। तुझे इस नगर में सिर छुपाने का स्थान भी चाहिए, तो कुछ दिन यहीं रुककर वैद्य जी से उपचार भी करवा ले और राजा से कछुओं के बैर की कथा भी सुन ले। बाकेलाल ने कछुआ कथा सुनने की सहमति दे दी थी। ठीक है बैदराज, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। तुम कहानी सुनाना आरंभ करो। तो फिर लाओ 5 अशरफियाँ। अरे कहानी सुनाओ तो सही। अरे आज तो मैं तुम्हें केवल इतना ही बताने वाला था कि मैं एक ऐसी कहानी जानता हूँ। कहानी तो कल मैं सुनाऊंगा। तो ये लो कल की और आज की मिलाकर 10 अशरफियाँ। ओ बाकेलाल, तब तो मुझे कल की कहानी भी आज ही सुनानी होगी। बाकेलाल, बहुत समय पूर्व की बात है। किसी वन में एक कछुआ और एक खरगोश रहते थे। अच्छा बाकेलाल, शेष कहानी परसों सुनाऊंगा, क्योंकि मैंने लंबी कहानी को छोटा कर दिया है, इसलिए रोजाना एक एक पंक्ति करके कहानी सुनाऊंगा। तो फिर ये जो 5 और अशरफियाँ आगे की कहानी के लिए। बाकेलाल, कछुआ और खरगोश दोनों अभिन्न मित्र थे। अच्छा बाकेलाल, आगे की कहानी अगले दिन। तो मुझे पूरी कहानी इसी समय सुनाओ। ओह, थैली भरकर स्वर्ण मुद्राएं। बाकेलाल, एक बार की बात है। कछुआ और खरगोश में दौड़ की शर्त लगी। खरगोश तो तीव्रता से भागकर आगे निकल गया, कछुआ पीछे रह गया। खरगोश ने सोचा कि चलो जब तक कछुआ यहाँ पहुँचे तब तक थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। वो विश्राम करने लगा और कछुआ उससे आगे निकलकर दौड़ जीत गया। बस यही बात राजा दुर्गति सिंह को अच्छी नहीं लगी और वह कछुओं से चिढ़ने लगा। कहानी खत्म हुई। वाह, ये तो बड़ी अच्छी कहानी है। तुम्हारे पास एक डंडा होगा? डंडा? हाँ है। तो ज़रा लाकर तो दो। वैद्य ने जब डंडा लाकर बांकेलाल को दिया तो नामुराद, पंचतंत्र की खरगोश और कछुए की कहानी सुनाकर तू बांकेलाल को मूर्ख बनाना चाहता है? क्षमा कर दो बांकेलाल, मेरी वैदगिरी नहीं चलती तो मैंने तुमसे अशरफियाँ ऐंठने की ये योजना बनाई थी। मुझे राजा दुर्गति सिंह के कछुआ बैर की कहानी नहीं पता। बांकेलाल, मैं तुमसे ऐंठा हुआ धन वापस करता हूँ और तुम जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो। नहीं, अब यह धन तुम ही रखो, मगर भविष्य में मुझे कभी मूर्ख बनाने की चेष्टा मत करना। अब भोजन का प्रबंध करो। ठीक है बांकेलाल। 2 दिन पश्चात जब बांकेलाल के शरीर पर बने कोड़ों के जख्म भर गए तो देखो बैदराज, मुझे चिर युवा रत्न की तलाश है। यदि मैं इसी रूप में महल में दोबारा गया तो पहचान लिया जाऊंगा और राजा दुर्गति सिंह इस बार मेरी दुगनी दुर्गति करेगा। और सत्य रत्न के पास रहते मैं झूठ भी नहीं बोल पाऊंगा। मेरे पास 2 बेशकीमती रत्न तो हैं ही। मैंने सोचा है कि मैं वेश बदल कर और रत्नों का व्यापारी बनकर राजा के पास जाऊंगा और तुम भी मेरे साथ चलोगे और मेरा परिचय राजा को दोगे। इस कार्य के लिए मैं तुम्हें और भी धन दूंगा। बांकेलाल, जैसा तुम कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। बांकेलाल रत्नों का व्यापारी बनकर पुनः राजमहल जा पहुंचा। हमारे महाराज को भी दुर्लभ रत्नों का बहुत शौक है, किंतु अभी तो महाराज शिकार पर गए हैं। लौटने पर महाराज तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न होंगे। व्यापारी, तब तक तुम अतिथि कक्ष में विश्राम करो। मुझे भी महाराज से मिलकर प्रसन्नता होगी। बच्चों, एक बार चिर युवा रत्न हाथ आ जाए तब तुम्हारे महाराज को तो मैं देख लूँगा। अतिथि गृह में। बेटा बांकेलाल, महाराज अभी महल में नहीं है, यही उचित अवसर है। तेरे पास सत्य रत्न है जिसे हाथ में लेकर यह दरबारी असत्य नहीं बोलेगा और तुझे तुरंत बता देगा कि चिर युवा रत्न कहाँ पर रखा है। मन ही मन ये तय कर बांकेलाल ने सत्य रत्न निकाल कर दरबारी के हाथ पर रख दिया। दरबारी, देखो ये रत्न बहुत दुर्लभ है। ऐसा ही एक और दुर्लभ रत्न भी है, चिर युवा रत्न। क्या तुम्हें चिर युवा रत्न का पता मालूम है? चिर युवा रत्न? वो तो महाराज के पास है, किंतु महाराज ने उसे कहाँ पर रखा है ये कोई नहीं जानता। बांकेलाल ने उसे सत्य रत्न वापस ले लिया। फिर दरबारी के जाने के पश्चात राजा ने रत्न कहाँ पर रखा होगा। नामुराद पतालू गुफा ने आधा अधूरा पता बताया, मगर रत्न तो मैं भी ढूंढ कर ही रहूँगा। शायद किसी और को उस रत्न का पता हो। बांकेलाल वैद्य को लेकर तुरंत कोषाधिकारी के पास पहुंचा। कोषाधिकारी, तुम राज खजाने की देखरेख करते हो। मेरे पास ये बहुमूल्य रत्न है। मैं चाहता हूँ कि जब तक महाराज लौट ना आए तुम इस रत्न को भी सुरक्षित स्थान पर रख दो। ये तो अद्भुत रत्न लगता है। ठीक है, मैं इसे राज खजाने में सुरक्षित रख देता हूँ। वहाँ तो और भी कई अद्भुत रत्न रखे होंगे। हाँ, सभी बहुमूल्य रत्न वहीं रखे हैं। और चिरयुवा रत्न, उसके विषय में मैं नहीं जानता। वो भी यहीं कहीं रखा होगा। अब तुम कुछ देर के लिए मूर्छित हो जाओ, मैं स्वयं पता लगा लूँगा कि खजाने में चिर युवा रत्न कहाँ रखा है। बांकेलाल, ये क्या किया? इसे मूर्छित क्यों कर दिया? कोई इस ओर आ गया तो हमारी खैर नहीं। बांकेलाल चिर युवा रत्न की खोज में जुट गया। मुझे केवल इतना पता
है कि रत्न गुलाबी वर्ण का है और उसी के आधार पर ही मुझे अपनी खोज करनी होगी। बाकेलाल जल्दी करो। तभी, बता, कौन है तू, यहाँ क्या कर रहा है? मेरा नाम बाकेलाल है और मैं यहाँ चिर युवा रत्न की खोज कर रहा हूँ। ओह, सत्य रत्न के प्रभाव से मैं भी सच कह गया। बाकेलाल को तो हमने कोड़े मारकर महल से निकाल दिया था। क्या तुम वही हो? हाँ, मैं वही हूँ। मैंने भेष बदल रखा है। ओह, तुम्हारी ये जुर्रत कि तुम हमारी धरोहर चुराने आ पहुँचे। सेनापति, इसके पास जो कुछ भी है वो इससे ले लो और इसे पाताल कोठरी में डाल दो। मर गए। और महाराज, उसके साथी का क्या करें? ये तो इसी राज्य का नागरिक है। मैं इसका साथी नहीं हूँ। ये मेरे पास अपने जख्मों का उपचार कराने आया था, किंतु जब मुझे पता चला कि ये चिरयुवा रत्न लेने यहाँ आया है तो उसे मैं यहाँ ले आया ताकि अवसर मिलते ही इसे पकड़वा सकूँ। तो फिर ठीक है, तुम जा सकते हो। सेनापति ने बांकेलाल को पकड़कर पाताल कोठरी में डाल दिया। पाताल कोठरी से आज तक कोई बाहर नहीं निकला, न जिंदा न मुर्दा। सेनापति के जाने के बाद लगता है मुझ पर पंचक ग्रह का योग प्रभाव होने लगा है और मेरी मृत्यु निकट ही है। यहाँ ये टोकरा क्यों रखा है? कहीं इसके नीचे कोई विषैला सर्प तो नहीं? बाकेलाल ने सावधानीवश टोकरा हटाया तो चौंक पड़ा। ऐं, ये छिद्र कैसा है? छिद्र है या जबड़ा? तभी एक पंजा उस छिद्र में से निकलकर बाकेलाल की गर्दन पर आ चिपका। आ बचाओ! ये पाताल कोठरी तेरा काल है। पंजा बाकेलाल को छिद्र में घसीट ले गया। बचाओ, कोई है? यहाँ तो मैं हूँ। मैं कौन? पाताल भैरवी। तुम्हारा नाम क्या है? बाकेलाल। बाकेलाल, पाताल कोठरी में बना वो छिद्र वास्तव में पाताल द्वार है, जहाँ से मैं पृथ्वी पर निकलती हूँ। इसलिए उस कोठरी में आने वाले प्रत्येक मानव को मेरे हाथों मरना ही पड़ता है, ताकि मेरा भेद भेद ही रहे। अब तुम्हें भी मरना होगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। ओ नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं तुम्हें नहीं मार सकती। चलो, जान बची, मगर ये मुझे मारते मारते रुक क्यों गई? बाकेलाल, तुम्हारी शक्ल मेरे प्रीतम पाताल भैरव से मिलती है। पाताल भैरव? हाँ, वो मुझसे विवाह करने वाला था, किंतु मेरे भाग में धोखा खाना लिखा था। वो पृथ्वी को जीतना चाहता था। एक दिन वो यहाँ से गया तो फिर न लौटा। ओह, मैं प्रत्येक रात्रि उसकी तलाश में पृथ्वी पर जाती हूँ, परंतु मैं अभी तक उसे खोज नहीं पाई। लगता है वो मुझे कभी नहीं मिलेगा। किंतु यदि तुम मुझसे विवाह कर लो तो मुझे ऐसा ही लगेगा जैसे पाताल भैरव मुझे मिल गया। बेटा बाके, यदि तूने इनकार किया तो तेरी मृत्यु निश्चित है। बाकेलाल, तुम क्या सोचने लगे? मैं सोच रहा हूँ कि विवाह की तैयारियों के लिए पहले यहाँ से बाहर तो जाना ही होगा। पाताल मार्ग का प्रयोग करके ही हम वापस पृथ्वी की सतह पर जा सकते हैं, और इस कार्य के लिए मेरे पास है पाताल मार्गी मणि। इस मणि के बिना हम यहाँ से नहीं निकल सकते। तब तक बाकेलाल का शातिर मस्तिष्क सोच चुका था उस संकट से बाहर निकलने का उपाय। तो फिर ठीक है, मैं तुमसे विवाह करने को तैयार हूँ, परंतु तुम्हें भी मेरा एक कार्य करना होगा। कौन सा कार्य? तुम राजा दुर्गति सिंह को पाताल में कैद कर दो। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। मैं तुम्हें राजा दुर्गति सिंह का राजदंड भी ला दूंगी। इस राज्य की प्रथा है कि जिसके पास राजदंड होता है प्रजा उसे ही राजा मान लेती है। अरे वाह, ये तो सोने पे सुहागा हो गया। राजा बनते ही फिर मैं आराम से पता लगा लूंगा चिरयुवा रत्न का। शीघ्र ही। बाकेलाल, ये देखो, मैंने राजा दुर्गति सिंह को बंदी बना लिया। बाकेलाल, ओह, तो इसमें तुम्हारा हाथ है? बाकेलाल, तुम मुझे यहाँ से निकलवा दो, मैं भी तुम्हें जाने दूंगा और चिरयुवा रत्न भी दे दूंगा। बाकेलाल को गर्म खंभे पर बांध रहे और कोड़े मारने की सजा तो तुम्हें पाताल में रहकर ही भुगतनी होगी। बाकेलाल, ये लो राजदंड। अब दुर्गति नगर के राजा भी तुम ही हो। वाह, अब तुम मुझे पाताल मार्गी मणि भी दे दो, ताकि मैं राजा बनने के पश्चात दूल्हा बनकर यहाँ आ सकूँ। क्या सच? पाताल भैरवी ने पाताल मार्गी मणि बाकेलाल को दे दी। बाकेलाल, मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगी। अवश्य करो और हमेशा करती रहो। शीघ्र लौटना। राजमहल में कोहराम मचा था। पाताल भैरवी महाराज को उठाकर ले गई है। राज सिंहासन को एक दिन के लिए भी खाली नहीं छोड़ा जा सकता, किंतु राजा तो वही बनता है जिसके पास होता है राजदंड, और राजदंड मेरे पास है। आज से मैं हूँ तुम्हारा राजा। बोलो दुर्गत नगर के राजा बाकेलाल की जय। तभी गुप्तचर ने आकर सूचना दी, महाराज गजब हो गया, कच्छों ने आक्रमण कर दिया। सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। आक्रमण? कच्छों ने दुर्गंध का आक्रमण कर दिया क्या? कच्छों को धोकर सुखा दो, दुर्गंध समाप्त हो जाएगी। महाराज, आप जानते नहीं। सेनापति, मैं क्या नहीं जानता? महाराज, आप कच्छ सेना के बारे में कुछ भी नहीं जानते। तो फिर अतिशीघ्र मुझे बताओ, क्योंकि शत्रु के विषय में जितना अधिक पता हो उतना ही लाभदायक होता है। महाराज, कच्छ सेना की कथा आपको कथाकार सुनाएगा। महाराज, ठहरो कथाकार, ज़रा रुको। सेनापति, जब तक ये मुझे कथा सुनाए तुम युद्ध की तैयारी करो, क्योंकि तुम्हारा कथा सुनना आवश्यक नहीं।
किंतु महाराज, हमारे यहाँ नियम है कि जब भी कोई कथा होती है तो उसमें सभी को सम्मिलित होना पड़ता है। तो मैं जो कहा है जाकर वही करो। कथा सुनने के लिए यहाँ बहुत लोग उपस्थित हैं। जो आज्ञा महाराज। कहीं कमबख्त कच्चे सेना सीधी महल में ही ना आदम के। कथाकार ने कच्चे सेना की कथा सुनाना आरंभ की। महाराज बांकेलाल जी को ज्ञात हो कि 50 वर्ष पूर्व भूतपूर्व राजा दुर्गति सिंह जब मात्र 20 वर्ष के युवा थे, उन दिनों दुर्गत नगर पर उनके पिताश्री राजा दूषित का राज था। राजा दूषित के राज में सभी सुखी थे, क्योंकि स्वयं को दुखी मानने या कहने वालों को राजा सरेआम कोड़ों की सजा देता था। बोल, तू दुखी है जो सुखी? सुखी 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 आ सुखी है तो करा क्यों रहा है, चीख क्यों रहा है? मैं करा और चीख नहीं रहा हूँ, ही देखो मैं तो हंस रहा हूँ। राजा दूषित अत्यंत दुर्बल एवं वृद्ध हो चुके थे। उनकी अवस्था देखकर पुत्र दुर्गति सिंह ने एक दिवस महाराज से प्रार्थना की, पिताश्री, आप अत्यंत वृद्ध हो चुके हैं, पता नहीं कब स्वर्ग से बुलावा आले और आप अकस्मात लुढ़क लें। क्यों ना अपने जीते जी मेरा राजाभिषेक कर दें। नहीं पुत्र, यह तुम्हारा वहम है। अभी तो मैं बहुत ताकतवर हूँ। ऐसा कहने से पूर्व कृपया कुछ तो शर्म करें पिताश्री। बोलते समय आधे से अधिक शब्द तो खांसी के तेज स्वर के साथ बाहर आने। ये देखिए, मेरे छोड़ते ही गिर पड़े। थम। ओह, ये स्वर कैसा था? लगता है कोई हड्डी टूट गई। चटाक। नहीं पुत्र, वो तो मेरे फर्श पर गिरने का स्वर था। जब औलाद फर्श पर गिरता है जब औलाद फर्श पर गिरता है तो ऐसी ही ध्वनि होती है। ए प्रिय सिंहासन, जब तक मेरी एक भी श्वास शेष है, मैं सौगंध खाता हूँ तुझे नहीं छोड़ूंगा। बुढ़ा सरलता से सिंहासन छोड़ता दिखाई नहीं पड़ रहा, किंतु पुत्र दुर्गति सिंह पर तो अब राजा बनने का भूत सवार हो चुका था। एक दिन की बात है, राजा दूषित ने राजवैद्य को अपने कक्ष में बुलवा भेजा। देखो राजवैद्य, तुम कोई ऐसी औषधि दो जिससे मेरे तन बदन में गामा पहलवान जैसी ताकत बढ़ जाए। उन्हीं दिनों एक महान तपस्वी भ्रमण करता हुआ महल की ओर आ निकला। हे महान तपस्वी, मुझ पर उपकार करें, मुझे राह दिखाएं। ना मैं अभी मरना चाहता हूँ और ना ही राज सिंहासन छोड़ना चाहता हूँ। कच्छप के द्वार से आज तक कोई खाली नहीं लौटा। तू कच्छप नदी के जल से स्नान कर, तेरा कल्याण होगा। राजा दूषित तुरंत कच्छप नदी में स्नान करने जा पहुंचा। कच्छप ऋषि प्रकट हुए। वस दूषित, ये लो, ये चिर युवा रत्न है। ये जिसके पास रहेगा उसे वृद्धावस्था छू भी नहीं पाएगी। क्या सच? किंतु इससे पूर्व की रत्न राजा दूषित के हाथ में पहुंच पाता। खचाक! कच्छप ऋषि को कुल्हाड़ी मारकर रत्न पर दुर्गति सिंह ने अपना अधिकार कर लिया। ये रत्न मेरे पास रहेगा। पुत्र, ये तुमने क्या किया? उस रत्न की आवश्यकता मुझे है। आपकी आवश्यकता अब इस नदी को है। आपको मारकर अब मैं राजा बनूंगा। दुष्ट, कच्छप सेना तुझसे प्रतिशोध लेगी। सैनिकों! दुर्गति सिंह के सैनिकों ने मोर्चा संभाल लिया। खत्म कर दो कच्छप सेना को। हमारे शस्त्रास्त्रों को इस पृथ्वी की कोई ताकत नहीं काट सकती, जबकि ये किसी को भी काट सकते हैं। अरे, मेरे सैनिक तो कच्छप सेना का मुकाबला नहीं कर पा रहे। खचाक! शीघ्र ही दुर्गति सिंह के सारे सैनिक मारे गए। तब पकड़ो उस दुष्ट को भी। कच्छप सेना अब मेरी ओर आ रही है और मेरा घोड़ा उस तरफ घास चर रहा है। यदि मैं घोड़े की ओर बढ़ा तो उधर से कच्छप सेना भी इसी ओर आ रही है, और पैदल भागकर मैं कब तक बच पाऊंगा? संध्या तक कच्छप सेना एक कदम ही आगे बढ़ सकी। अरे, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। सेना तो चुस्त है, मगर इनकी सवारियां यानी कछुओं की गति अत्यंत ही सुस्त है। ये अभी तक केवल एक ही कदम चल पाए हैं। दुर्गति सिंह निर्भीक होकर अपने घोड़े तक आ पहुंचा और अब तुम मेरा पीछा नहीं कर पाओगे। मैं चला अपने राज्य दुर्गत नगर की ओर। अब मैं हूँ वहाँ का राजा। हम वहाँ तक भी पहुँचकर तेरा अंत करेंगे। तो कथा समाप्त होती है। कथा के अनुसार तो कच्छप सेना 50 वर्ष पूर्व चली थी। अपनी धीमी गति के कारण वह अब यहाँ पहुँची है महाराज। सेना तैयार है महाराज, मुझे आदेश दें। सेना तैयार है तो जाकर कच्छप सेना का मुकाबला करो और उसे राज्य में घुसने से रोको। किंतु महाराज, सेना की हौसला अफजाई के लिए राजा का साथ आना भी आवश्यक होता है। किंतु मैं तो अभी नहाया भी नहीं, और बिना नहाए मैं कोई कार्य नहीं करता। फिर भी मैं महल के द्वार तक अवश्य चलूँगा। कमबख्त चिर युवा रत्न का पता भी तो अभी तक नहीं लगा, और अब तो मैं राजा दुर्गति सिंह को भी वापस नहीं ला सकता, क्योंकि पाताल वापस लौटा तो पाताल भैरवी मार डालेगी। आगे बढ़ो मेरे बहादुर सिपाहियों, ध्यान रहे कच्छप सेना पर दूर मारक शस्त्रों का ही अधिक प्रयोग करना। उधर पाताल भैरवी दुखी थी। मेरे भाग में तो धोखा खाने ही लिखा है। पहले पाताल भैरव विवाह के नाम पर धोखा दे गया, और अब बांकेलाल भी।
अब तो मैं बाहर जाकर दोनों की खोज नहीं कर सकती, क्योंकि पाताल मार्गी मणि भी बाके ले गया है। सहसा पाताल भैरवी की आंखें चमक उठी। ओह, ये तो बाल हैं। यहाँ तो मेरे अलावा बाकेलाल ही आया था। यह अवश्य उसी का बाल है। मैं तो सोच रही थी कि विवाह के पश्चात विधिवत रूप से ही संतान उत्पन्न करूंगी, किंतु विवाह की उम्मीदें धूमिल होने के पश्चात मैं बाकेलाल के स्केच से उत्तरीय द्रव लेकर उसके द्वारा संतान उत्पन्न करूंगी, जो मुझे इस बाल द्वारा प्राप्त होगा। पाताल भैरवी ने अपने सिर के एक बाल को तोड़ा। इस विधि में मुझे भी अपना एक केश तोड़कर बाकेलाल के केश के साथ रखना होगा। अब मुझे खुदाई करनी होगी और इन दोनों बालों को इस गड्ढे में रखना होगा। कुछ ही देर पश्चात ओह, पाताल देव की कृपा से संतान उत्पन्न हो गई। पुत्र, मैं तुम्हारा नाम छैला रखती हूँ। मेरे लिए क्या आज्ञा है माते? पुत्र छैला, बाकेलाल तुम्हारे पिता हैं। जाओ, उन्हें लेकर आओ। और चूंकि तुम एक पृथ्वी मानव और मेरी संतान हो, अतएव तुम्हें पृथ्वी पर आगमन के लिए पाताल मार्गी मणि की भी आवश्यकता नहीं है। शस्त्रागार में पहुंचकर पुत्र, अपनी सुरक्षा हेतु शस्त्रागार से कोई भी शस्त्र चुन लो। ठीक है माते। छैला ने गलकट नामक एक शस्त्र चुन लिया। तब, अच्छा माते, पुत्र को आज्ञा दो। जाओ पुत्र, शीघ्र जाओ और अपने पिता को यथाशीघ्र यहाँ लेकर आओ। अच्छा माते, मैं जाता हूँ, पिताश्री को लेकर आता हूँ और मैं जाकर शस्त्र पर धार लगाती हूँ। दुष्ट बाकेलाल ने यदि मुझसे विवाह से इनकार किया तो मैं उसका सिर काटकर पाताल में गिरा दूंगी। इधर कच्छप सेना और दुर्गत नगर की सेना में युद्ध आरंभ हो चुका था। मारो, काटो, मारो। हमारे शस्त्र तो इनको कोई हानि पहुंचा ही नहीं पा रहे। भागो, वरना हम सब मारे जाएंगे। काटो, मरा। हमें राजा का अंत करना है। चलो राजमहल की ओर। इधर बांकेलाल राज खजाने में चिरयुवा रत्न की खोज में जुटा था। कहाँ होगा चिरयुवा रत्न? तभी सेनापति ने आकर सूचना दी। महाराज, कच्छप सेना हम पर भारी पड़ रही है। वो राजमहल की ओर आ रही है। वो आपका वध करना चाहती है। यह समाचार सुनकर तो बांकेलाल के तो होश ही फाख्ता हो गए। क्या? उनके शस्त्रों ने हमारी सेना को गाजर मूली के समान मार काट डाला और तुम्हारे शस्त्रों का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, और अब कच्छप राजमहल में मेरा वध करने आ रहे हैं? भय से बांके के हाथ से राजदंड छूटकर फर्श पर जा गिरा और राजदंड फर्श पर गिरकर टूट गया। और इसी के साथ बांकेलाल की आंखें आश्चर्य के साथ फैल गईं। राजदंड में से तो निकला रत्न तो चिरयुवा रत्न है। तभी, वो रत्न मेरे हवाले कर दे राजा बांकेलाल। थाड़। ओह, मुझे लात किसने मारी? मुझे तुझे लात मैंने मारी। मेरा नाम है पाताल भैरव। मुझे चिरयुवा रत्न की तलाश थी, जो अब पूरी हो गई। मैं इस पृथ्वी को जीतना चाहता हूँ, किंतु एक शाप के कारण पृथ्वी पर अधिक समय तक रहने से मैं वृद्ध हो जाता, और ऐसा ही हुआ। मेरी वृद्धावस्था के कारण मेरा यह सपना अधूरा रह गया, परंतु अब इस रत्न के कारण मेरी वृद्धावस्था दूर हो गई है, और अब मुझे वृद्धावस्था का भय भी नहीं रहा। अब मैं इस पृथ्वी का राजा बनने का अपना सपना पूरा कर सकूंगा। सेनापति, उसको रोको। क्या खाकर रोकूं? पाताल भैरव के यहाँ से जाते ही, अरे, खजाना मुझे मार रहा है। वो चिरयुवा रत्न ले गया तो पंचक का प्रभाव भी मुझे मार डालेगा। मुझे उससे रत्न प्राप्त करना ही होगा, शाही खजाना। किंतु कोषागार से बाहर निकलते ही, वो रहा राजा। मर गए। ये तो कच्छप सेना ही लग रही है। सेनापति, रोको उन्हें। किंतु महाराज, यदि मैं आगे बढ़ा तो मेरी मृत्यु उनके हाथों निश्चित है। हमें शाप मिला हुआ है कि हम कछुओं के बिना युद्ध नहीं कर सकते। अपने कछुओं की धीमी गति के कारण ही इस बार हमारे फेंकू शस्त्र विकसित किए हैं, ताकि हम दूर से भी शस्त्रों पर प्रहार कर सकें। किंतु कच्छप सैनिकों के शस्त्रों के बीच में आ गया छैला। जब आता है छैला तो उठता है जलजला। ये कौन है? पिताश्री को प्रणाम। पिताश्री? मैं तुम्हारा पिताश्री कैसे हो गया? ये तो मेरी माता श्री पाताल भैरवी को ही पता होगा। मैं तो केवल उनके आदेश का पालन करके आपको उनके पास ले जाने आया हूँ। ओह, तो ये पाताल भैरवी का पुत्र है। बेटा बाकेलाल, अब तो तू गया। मारो, काटो, मारो। अब क्या होगा? मैं कच्छप सैनिकों से बच भी गया तो ये छैला मुझे पाताल में ले जाएगा, जहाँ पाताल भैरवी मुझे जीवित नहीं छोड़ेगी। छैला एक हुंकार लगाता आगे बढ़ा और खचाक, जय पाताल भैरवी। अरे, छैला का शस्त्र कच्छप सैनिकों को मार पा रहा है। इसका मतलब यह मैं कच्छपों की मुसीबत से बचा लेगा। खचाक। यह पाताल का शस्त्र गलकट है। अपने शत्रुओं के गले काटना जानता है। छैला अभिमन्यु की तरह कच्छपों के चक्रव्यूह को चीरता हुआ उनके बीच जा पहुंचा और खचाक। अब अंत में बचा कच्छप सेनापति। पुत्र, इसका सिर मैं काटूंगा। अवश्य पिताश्री। मुझे गर्व है कि मैं एक बहादुर पिता की संतान हूँ। मुझे राजा बने रहना है तो राजा जैसा बल भी दिखाना होगा, अन्यथा यहाँ सभी मुझे कायर समझेंगे। और तभी ये सब तो पुनः जीवित हो गए। हाँ, कछुआ देवता का शाप मिट गया। हमारे असली सिर हमें मिल गए।
ये जल जैसे प्रतीत हो रहे हैं। वास्तव में हम पाताल जल के नागरिक हैं। जल में बड़ी बड़ी लहरें हमारी क्रीड़ाओं के समय ही उठती हैं। एक बार तीव्र नदी के किनारे पर तपस्या करता एक ऋषि उन लहरों की चपेट में आ गया। तपस्या भंग हो गई। ऋषि क्रोधित हो उठा और उसने हमें शाप दे दिया। आज के बाद तुम्हारी गति धीमी हो जाएगी, तुम खच्चप हो जाओगे और तुम पृथ्वी पर बिना किसी सवारी के नहीं आ सकोगे। अनुनय विनय करने पर ऋषि पसीज गए, फिर बोले, शाप मिथ्या नहीं हो सकता, किंतु जिस दिन पंचग्रह से पीड़ित कोई तुम पर प्रहार करेगा तो तुम्हारा शाप कट जाएगा। बाकीलाल, हम जल से बाहर के अब केवल कछुओं पर सवार होकर ही आ सकते थे, क्योंकि यही जलीय जीव जल और थल दोनों स्थानों पर रह सकता है। हमने अपनी शत्रुता भुला दी और अब हमें चलना चाहिए। फिर पाताल जल के नागरिकों के जाने के बाद, पिताश्री, पिता के प्रति एक पुत्र का कर्ज तो मैंने पूरा कर दिया, अब मुझे पूर्ण करना है माता को दिए वचन का पालन। चलिए पाताल। यानी फिर संकट। तभी, पुत्र, अब बाकेलाल को पाताल लाने की कोई आवश्यकता नहीं रही। पाताल भैरवी? बाकेलाल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। यदि तुम पाताल मार्गी मणि चुराकर न ले जाते तो पाताल भैरव मुझे कभी न मिलता, क्योंकि मैं रात्रि में उस मणि की मदद से पृथ्वी पर जाकर पाताल भैरव की खोज करती थी, जबकि पाताल भैरव रात्रि में उसी समय पाताल आकर मुझे ढूंढता था। इस कारण हम दोनों ही एक दूसरे को कभी ना पा सके, किंतु मणि न रहने के कारण मैं बाहर नहीं निकल सके और इस प्रकार पाताल भैरव मुझे मिल गया। पाताल भैरव के मिलते ही मैंने विधिवत उससे विवाह कर लिया। अब मैं प्रसन्न हूँ। अब पुत्र छैला तुम्हारे साथ ही रहेगा। और बाकेलाल, ये लो चिर युवा रत्न। अब मुझे इसकी आवश्यकता नहीं रही, क्योंकि विवाह होने के पश्चात मेरे लिए रत्न की शक्ति बेअसर हो गई है, क्योंकि पृथ्वी को जीतने के लिए कुंवारा होना आवश्यक है, और ये बात मुझे विवाहित होने के पश्चात ही पता चली है। ओह! पाताल भैरव और पाताल भैरवी के जाने के पश्चात, बाकेलाल, पाताल भैरवी ने मुझे भी स्वतंत्र कर दिया है और मैं चिर युवा रत्न तुम्हें ले जाने की आज्ञा देता हूँ, और मैं भी राज सिंहासन आपको सौंपता हूँ। इस प्रकार चिर युवा रत्न प्राप्त कर बाकेलाल दुर्गत नगर से विदा हुआ, किंतु इस बार उसके साथ था उसका पुत्र छैला। चल चेतक, लगा दौड़। इस ज़बरदस्ती के पुत्र से भी पीछा छुड़वाना होगा। मैं पिताश्री का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं बाकेलाल सीरीज़ के अगले कॉमिक विशेषांक शनि रत्न में। तब तक के लिए धन्यवाद।